नमस्कारम। मैग्नस कार्लसन इन्विटेशनल जिस टूर्नामेंट पे नाम था, एक सबसे बड़ी बात ये हुई कि अनीश गिरी ने उस टूर्नामेंट को जीत लिया और जितनी खुशी अनीश को इस वक़्त हो रही होंगी टूर्नामेंट जीतने की, उससे मुझे लगता है बहुत गहरा दुःख मैग्नस कार्लसन को हो रहा होगा बिकॉज़ मैग्नस कार्लसन हमेशा उलझते रहते हैं ट्विटर पे अनीश गिरी के साथ कि एक बार तो मुझे याद है कि उन्होंने ये भी बोल दिया था कि कभी तो एक अच्छा बड़ा टूर्नामेंट जीत के दिखाओ अनीश को, राइट? लेकिन ये पर्टिकुलर मोमेंट जो है वो अनीश गिरी के लिए था क्योंकि डोमिनेट कर दिया था उन्होंने इयान नेपो को फाइनल्स में और अ, वैसे मैग्नस कार्लसन थर्ड आ गए और अनीश गिरी के लिए एक अच्छी बात रही कि फाइनल्स में मैग्नस कार्लसन नहीं थे। लेकिन अ, अगर हम बात करें पिछले 4-5 टूर्नामेंट की जो मैग्नस कार्लसन खेले हैं, तो किसी में भी वो जीत नहीं पाए हैं। स्पेशली जब उनका 30 जो बर्थडे था उसके बाद। राइट? तो ये एक बहुत बहुत ही दुखद सी बात लग रही है मुझे एक्चुअली एज़ अ चेस प्लेयर क्योंकि जो वर्ल्ड का टॉप मोस्ट सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है, वो टूर्नामेंट जीत नहीं पा रहे, राइट? लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छे-अच्छे गेम्स देखने मिल रहे हैं और अनीश गिरी ने इस टूर्नामेंट में कमाल खेल रहा है। अगर हम बात करें तो उसके पहले भी एक टूर्नामेंट थी जो बहुत करीब पहुँच गए थे वो जीतने के, लेकिन इस टूर्नामेंट को उन्होंने जीत के दिखा दिया और इयान नेपो जो कि कैंडिडेट्स में उनके बहुत क्लोज़ कॉम्पिटिटर रहने वाले हैं, उनके साथ जीते हैं। वो तो डायरेक्टली हम देखते हैं दोनों गेम्स जो फाइनल में हुए थे टाई ब्रेक में, तो अनीश ने बहुत ही बढ़िया खेला और कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आए थे, सैक्रिफाइसेस भी मारे, तो डायरेक्टली गेम की तरफ जाते हैं। उसकी जगह जगह पहले जस्ट हम देख लेते हैं कि ये जो है विनर रहे हैं इस टूर्नामेंट के और 60,000 कैश प्राइज़ था यूएस डॉलर्स में जो उन्होंने जीता है। तो डायरेक्टली गेम की तरफ जाते हैं और चेक करते हैं क्या हुआ। E4 से स्टार्ट किया, C5, नाइट F3, E6 अब मोस्टली हुआ ये कि इन दोनों के जो भी गेम्स हुए फाइनल्स में स्पेशली उसमें नैशडॉफ मेन एक एक वेपन था अनीश गिरी के लिए राइट। हाल ही में उन्होंने एक कोर्स भी अपलोड किया था चेसेबल पे जहाँ पे नैशडॉफ के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था। लेकिन इसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया इनटू फ्रेंच स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं? C3 खेला यहाँ पे D5 E5 अब ये इसको आप बोल सकते हो कि ये थोड़ा-सा मूव ऑर्डर चेंज करके फ्रेंच में कन्वर्ट हो गया बिकॉज़ नाइट C6 के बाद D4 आ गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इयान नेपो को कोई भी दिक्कत होगी क्योंकि इयान नेपो नेचुरली फ्रेंच बहुत खेलते ही हैं, राइट? तो यहाँ पे BD7 खेला, बिशप टू E2 एंड नाइट G E7 अब नाइट G7 का आइडिया सिंपली यही होता है कि आप सीडी मार के नाइट F5 आ सकते हो। इसीलिए नाइट को वहाँ पे रखते हैं, राइट? तो नाइट A3 खेला, अब एक मोमेंट के लिए क्या हुआ है कि ये जो बिशप है वो बंद हो चुका है, तो नाइट C2 आप आ सकते हो और ये बहुत कॉमन सी थियरी है फ्रेंच में, राइट? CD4 मारा एंड नाइट G6 खेला। ये एक्चुअली अगर हम देखें तो यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस थे जैसे कि क्वीन B6 आप खेल सकते थे इंस्टेड ऑफ नाइट टू G6 नाइट C2 एंड देन नाइट F5 आप आ सकते हो, जो मुझे बहुत ही कॉमन लग रहा था कि ये पोज़ीशन खेल सकता है ब्लैक, राइट? लेकिन हुआ ये कि उन्होंने नाइट G6 खेल दिया और उनका जो मेन टारगेट है, वो इस पॉन को लेकर है। हालाँकि ऐसे जो नाइट होते हैं, उनको आप हमेशा एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, H4 H5 खेल के, राइट? तो नाइट G6 के बाद हुआ ये कि नाइट C2 खेला व्हाइट ने F6 ये एक अजीब तरीका है फ्रेंच स्ट्रक्चर में ये मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ही नया है, ऐसा बहुत बार हो चुका है फ्रेंच में जनरली F6 पे ब्रेक देते हैं इधर। लेकिन फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नॉर्मल और भी कंटिन्यूएशंस हो सकते हैं। लेकिन G6 के बाद नाइट G6 पर स्पेशली ये F6 एक स्टैंडर्ड प्लान लग रहा है। तो ई इंटू F6 मारा और यहाँ पे जी इंटू F6 मार दिया। हालाँकि यहाँ पे और तरीका था कि इंस्टेड ऑफ जी इंटू F6 आप क्वीन इंटू F6 मारो ताकि क्वीन F6 के बाद होगा ये कि अगर आप BG5 आते भी हो तो क्वीन F7 एंड फाइनली शॉर्ट कैसल के बाद आप BD6 खेल सकते हो, जिसमें ब्लैक जो है वो शॉर्ट कैसल करेगा एंड आई थिंक ये बहुत ही कॉमन सा सब्जेक्ट है फ्रेंच में जिसमें E6 पॉन वीक रहती है, राइट? और ये पोज़ीशन आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये एक प्लान हो सकता था। लेकिन जी इंटू F6 खेला यहाँ पे ब्लैक ने और ब्लैक जो है वो अनक्लियर गेम खेलने के लिए पूरा रेडी है। वैसे भी नेचुरली अगर हम बात करें तो फ्रेंच वाले जो प्लेयर्स होते हैं, वो बहुत ही अनक्लियर खेलने में बिलीव करते हैं। जैसे कि इंडिया से अगर हम बात करें तो रत्नाकरन है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो फ्रेंच बहुत ही बढ़िया खेलते हैं। इवन गांगुली के भी कुछ गेम्स होते हैं, राइट? तो जी इंटू F6 मारा, शॉर्ट कैसल, बिशप टू D6 एंड देन G3 अब यहाँ पे G3 का एक पॉइंट था कि कभी ना कभी रुक G5 में आने वाला है, तो वैसे भी G2 वीक रहता है इसलिए G3 अच्छा है। इस नाइट को रोक लिया है दोनों स्क्वायर, तो एक हिसाब से सही लग रहा है, राइट? लेकिन हाँ, फ्यूचर में H5 H4 आ सकता है, ये देखना चाहिए। H5 खेला इमीडिएटली
ब्लैक ने ज़्यादा नहीं कर रहा है वो कैसलिंग करने की वगैरह, लॉन्ग कैसल करके और फिर किंग साइड अटैक करो नहीं, डायरेक्ट ही शुरू हो गए वो, राइट? बीटी3 के लिए यहाँ पे नाइट मर रहा है, नाइट टू ई7 एंड देन नाइट ई3। तो यहाँ पे एक बात क्लियर थी कि नाइट ई3 जो है, वो इसके लिए वेट कर रहे हैं कि अगर आप एच4 खेलते हो तो नाइट जी4 आ जाएगी। तो हालाँकि मैं देख रहा था कि अगर आप क्वीन बी6 और लॉन्ग कैसल पहले कर पाओ, तो ब्लैक का किंग फिर यहाँ पे बी8 पे या ए8 पे बहुत सेफ रहेगा और ये जो रुक है वो जी5 में लगा के आप किंग साइड अटैक कर सकते हो। तो एक स्टैंडर्ड आइडिया लग रहा था मुझे। हालाँकि गेम में नेपो डायरेक्टली एच4 खेल दिया और क्योंकि ये एक सिर्फ़ बहुत ही शॉर्टर टाइम का गेम था, एक हिसाब से ब्लिट्ज़ ही था 5+3 था आई थिंक, तो उसमें उन्होंने इमीडिएटली एच4 खेला, नाइट जी4। अब F6 मर रहा है, उसको बचाने के लिए किंग F7 आया और अब आप देखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटिन्यूएशन आए थे इसमें और बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट आ गया था। एक एक वक़्त क्या हुआ कि रूक ई1 खेला, ये जो रूक है उसको डेवलप करना ज़रूरी है, वैसे भी सेमी ओपन फाइल है और दूसरा रुक जो है वो C1 पे आ सकता है कभी ना कभी, क्वीन F8। अब यहाँ पे आई थिंक वो शिफ्ट कर रहे हैं क्वीन को इधर, मे बी रूक G8 भी आ सकते हैं और फिर किंग वापस चले जाएँगे वो E8 पे। लेकिन यहाँ पे अनीश गिरी ने चांस नहीं दिया और एक पूरा मतलब मुझे लगता है ये प्रैक्टिकल चांस था। एक्यूरेसी की बात करें तो वो उतना एक्यूरेट नहीं था लेकिन हाँ क्रूशियल मोमेंट पे जब गेम इतने एक्साइटिंग मोड पे होता है और आपको आपको व्हाइट से आपके पास चांस है कि कुछ अनक्लियर कर सकते हैं, तो अनीश गिरी ने वो चांस लिया, वो डरे नहीं और उन्होंने क्या किया, नाइट F E5 खेल दिया। हालाँकि अगर आप गेम देखोगे तो उसको एनालिसिस के हिसाब से दिखाएँगे कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ कि ऐसे मूव्स खेलना चाहिए बोर्ड पे जब आप ह्यूमन प्लेयर के अगेंस्ट खेल रहे हो क्योंकि अनक्लियर पोज़ीशंस में बहुत मुश्किल होता है कम टाइम में डिफेंस करना। सो बोलते हैं ना कि अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस तो वही अनीश गिरी ने किया और एक बेहतरीन चाल खेला, राइट? हालाँकि यहाँ पे उनके पास और ऑप्शन था क्वीन बी3 जिसमें आप रुक बी हटा सकते हो, बिशप टू डी2 एंड देन रुक एच5 ये सब पोज़ीशंस आ सकते थे, राइट? लेकिन नाइट ई5 खेला नाइट ई5 के बाद अब हुआ ये कि मारना तो फर्स्ट ही है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पॉन इंटू नाइट, पॉन इंटू पॉन, ई5 मारा और बिशप सी5। थोड़ी देर के लिए लगेगा कि यार ये बिशप तो चलो एक्टिव हो गया है, लेकिन देखते हैं व्हाइट को क्या मिला है एक पीस के बदले, राइट? एक पीस देके। तो हुआ ये कि व्हाइट को एक्चुअली सिर्फ एक ही पॉन मिला है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। पर ये हुआ कि किंग एक्सपोज़ है, किंग थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। ये कंप्लीट ही मैं बोलूँगा कि मिकाइल ताल के स्टाइल वाला सैक्रिफाइस है, जहाँ पे 1 पॉन के बदले उन्होंने 1 पीस दे दिया है। लेकिन अब आप देखो ये दोनों बिशप बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। क्वीन F3 कभी भी आ सकता है। सबसे बड़ी बात बिशप G5 और F6 जो स्क्वायर है, वो इस गेम का सबसे की पॉइंट है, राइट? ये बहुत ही अच्छा नोटिस किया था व्हाइट ने, राइट? बिशप C5 के बाद हुआ ये कि BG5 खेला और फ्यूचर में वो बिशप F6 या नाइट F6 आ सकते हैं, H G3 एंड देन बिशप C6 खेलते हैं यहाँ पे। अब एनालिसिस ये दिखा रहा था कि बिशप C6 इतना अच्छा नहीं था, हालाँकि ब्लैक के पास जो मूव्स थे, वो इतने आसान नहीं थे। जैसे मैंने बोला कि इन पोज़ीशंस में ह्यूमन प्लेयर को एकदम एग्ज़ैक्ट मूव ढूँढना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, राइट? तो अगर हम देखें तो यहाँ पे रूक H5 आ सकता था जिसमें सिंपली रूक H5 अगर आप जाते हो तो अभी भी ठीक है, ये मर रहा है लेकिन आई थिंक व्हाइट जो है वो एक तो चेक भी दे सकता है वो, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप किंग G7 जाते हो तो बिशप F6 चेक आ रहा है और किंग G8 या फिर किंग अगर आप E8 जाते हो तो नाइट F6 चेक आ रहा है, राइट? तो ये पॉसिबिलिटीज़ थी। हालाँकि फिर भी कंप्यूटर बता रहा था कि रूक H5 एक सही मूव है, राइट? लेकिन गेम में बिशप C6 खेला और उन्होंने एक मिस्टेक कर दिया। अब ये जो गेम है वो इतना बुरा नहीं है व्हाइट के लिए और एक पीस डाउन में वो आराम से खेल रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे रुक C1 खेला, पहले जो लास्ट पीस था, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ना, वर्स्ट पीस फर्स्ट, मतलब जो पीस आपका डेवलप नहीं है, उसको आप गेम में ला लो, ये आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पे रुक C1 खेला एंड देन D4। अब व्हाइट को एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे 1 मूवमेंट लगी है, तो डेफिनिटली आपको उसको रोकना पड़ेगा। लाइक आप इसको मार नहीं सकते हो, क्योंकि रुक H1 मेट हो रही है, राइट? लेकिन जैसे ही D4 खेला, व्हाइट ने क्या किया, सबसे पहले इस बिशप को एक्सचेंज कर दिया, क्योंकि यही एक बिशप है, जो कुछ चांसेस क्रिएट कर सकता है अ, ब्लैक के लिए, राइट? तो बिशप E4 खेला, बिशप इंटू E4, रुक इंटू E4। अब एक अच्छी बात हो गई कि भले ही अभी रुक F4 नहीं आ रहा है, बट फ्यूचर में आ सकता है, राइट? ये रुक अभी बहुत अच्छी जगह आ गया है और F6 का जो स्क्वायर है, वो अभी भी कंट्रोल में है। ये बिशप अभी बंद हो गया है D4 आने के बाद। तो व्हाइट के चांसेस बहुत ही सही लग रहे हैं मुझे। अगर कोई भी पूछे कि आप किस साइड से खेलना पसंद करोगे किसी ह्यूमन प्लेयर को, तो डेफिनिटली वो व्हाइट बोलेगा, राइट? नाइट F5 खेला यहाँ पे क्वीन टू A4। अब क्वीन A4 में क्वीन D7 चेक आ रहा है यहाँ पे
रुक C8 खेला, C5 को प्रोटेक्ट किया, क्वीन D7 चेक अलाउ कर रहे हैं क्योंकि बिशप E7, नाइट E7 बहुत कुछ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अनिश गिरी ने थोड़ा-सा ट्रिक कर दिया उनको और खेला बिशप F6। अब यहाँ पे जो है, इस पे अटैक है और अब टाइम देखो। इस टूर्नामेंट में मुझे लगता है एक और अच्छी बात किया था अनिश गिरी ने कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा था उनका, खासकर लास्ट के 2 गेम्स में। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो टाइम में पीछे हैं, राइट? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी सीरियस चेस प्लेयर को, राइट? तो इम्पोर्टेंट गेम्स में हमेशा हमको टाइम का बहुत ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो हम टाइम प्रेशर में आ जाते हैं और हमारे पास एक कॉमन एक्सक्यूज़ होता है, "अरे यार टाइम ही कम था", राइट? तो वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन बिशप F6 के बाद हुआ ये कि यहाँ पे यान नेपो ने एक भारी मिस्टेक कर दिया, भारी ब्लंडर कर दिया। क्या? रुक H7। रुक H7 एक्चुअली इतना अच्छा नहीं था। आई थिंक यहाँ पे एक रुक G8 ट्राई कर सकते हो आप, लेकिन उसमें भी दिक्कत थी कुछ। क्वीन E8 एक अच्छा मूव था, जो कि एनालिसिस में आप देख सकते हो कि क्वीन E8 आ सकता है। क्वीन E8 में मे बी क्वीन B3, क्वीन टू C6 और ये कंटिन्यूएशन हो सकती है क्योंकि अभी आप रुक नहीं हटा सकते हो एज़ देयर इज़ अ मेट ऑन H1। तो ये दिक्कत थी, अगर आप क्वीन D3 खेलते तो क्वीन D5 एंड फाइनली आई थिंक भले ही एक्सचेंज मर भी जाता, तो कम से कम उनके पास खेलने को कुछ तो रहता क्योंकि अब थोड़ा-सा अटैक तो कम हो गया, राइट? और ब्लैक कंटिन्यू कर सकता है, ये पूरा गेम चलता। लेकिन रुक H7 के बाद हुआ ये कि ये गेम पूरा खत्म होने पे आ गया क्योंकि क्वीन D7 चेक आ गया, नाइट टू E7 एंड देन फाइनली अनीश गिरी ने क्या किया, यहाँ पे मार दिया इसको। क्योंकि अब दिक्कत ये है, भले ही आप चलो लीगली इसको तो नहीं मार सकते किंग से, बट नाइट से, बिशप से और क्वीन से सोच सकते हैं। बिशप से इसीलिए नहीं मार सकते क्योंकि C8 हैंगिंग है। इस रुक के ऊपर आने से क्या हुआ कि इसको डबल अटैक है इसमें, राइट? और नाइट से एक्चुअली आप मारोगे इसमें तो रुक F4 चेक आ रहा है, जैसे मैंने बोला था कि कभी ना कभी रुक ऊपर आने के कारण क्या हुआ, F4 पे चेक आ सकता है और अगर आप क्वीन से मारोगे तो C8 मर रहा है। तो ऑब्वियसली वो मर ही रहा था, पीस कुछ ना कुछ मर रहा है उसका। तो क्वीन E7 खेला, क्वीन इंटू C8 और जहाँ पे एक वो क्लियर पीस डाउन थे व्हाइट, यहाँ पे अनिश गिरी, वहाँ पे एक्सचेंज अप हो गए हैं, राइट? बिशप टू B6 खेला, नाइट टू F6। अब जो है H7 तो मर ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे वन मोर श्योर मात लगा के रखा है उन्होंने, तो यहाँ पे रुक G7 खेला एंड आई थिंक रुक G7 के बाद ये वो गेम बहुत ही आसान लग रहा था, लेकिन हम देखते हैं कैसे क्विकली फिनिश किया अनिश गिरी ने। क्वीन H8 खेला, D3, इस बिशप को ओपन कर रहे हैं और पूछ रहे भैया इसको कैसे बचाओगे? लेकिन अनिश ने बहुत ही ईज़ी सा जवाब दिया, क्वीन H5 चेक, रुक G6 एंड फाइनली रुक G4। अब इसको आप बचा नहीं सकते हो और यहाँ पे जो है रिज़ाइन करना पड़ा। खास साथ ही साथ आप टाइम देखो कि अ, जो ब्लैक के पास वो सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं और व्हाइट के पास 1 मिनट 49 सेकंड्स है वहाँ पे, राइट? सो एक ये मुझे लगता है बहुत अच्छा विन था और खासकर जो भले ही वो आप उसको बोलो कि वो एक मिस्टेक था, एक्यूरेसी की हम बात करें तो, लेकिन प्रैक्टिकली वो एकदम करेक्ट था और आपको ऐसा ही चेस खेलना चाहिए, तभी आप कभी टूर्नामेंट में खेलते हो तो, राइट? तो ये पहला गेम था उस टाई ब्रेक का। दूसरे गेम में अब मस्ट विन सिचुएशन आ गई इयान नेपो के लिए और उनके व्हाइट थे, राइट? तो हम अब जाते हैं दूसरे गेम की तरफ कि क्या हुआ था इसमें, राइट? तो यहाँ पे हम देखते हैं, मैं फ्लिप कर देता हूँ बोर्ड को, देखते हैं ब्लैक की साइड से क्योंकि हम देख रहे हैं अनीश गिरी के जो अच्छे गेम्स थे उसमें से। तो हुआ ये कि क्योंकि मस्ट विन सिचुएशन था, तो व्हाइट ने खेला B3। अब एक्चुअली ये पोज़ीशंस जो हैं आप हमेशा ऐसा नहीं सोच सकते हो कि आप इसके थ्रू ऐसा कोई पोज़ीशन लाओगे जो अपोनेंट ने कभी प्रिपेयर नहीं किया होगा, ऐसा बहुत मुश्किल है। खासकर अनीश गिरी जैसे स्टैंडर्ड वाले प्लेयर के लिए रहे। आजकल कोई नॉर्मल प्लेयर भी B3 को अच्छे से प्रिपेयर करके आता है। हालाँकि वो उसमें बहुत अनक्लियर गेम्स आते हैं, लेकिन जैसे कि जोबावा या फिर अभी अधिबन ने भी एक कोर्स लॉन्च किया था, राइट? तो ऐसे बहुत सारे इवन मैं मेरे बहुत सारे गेम्स हुए B3 पे इसमें, लेकिन आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, राइट? आई वाज़ थिंकिंग कि हाँ, यहाँ पे वो और कोई मेन लाइन्स में जाते क्योंकि यान ने वो खुद भी थ्योरेटिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, राइट? तो B3 स्टार्ट किया उन्होंने, D5 खेला, बिशप टू B2, बिशप F5 एंड D3। अब दिक्कत ये है कि ठीक है, उन्होंने ये मूव तो खेल दिया लेकिन और थियरी को अवॉइड कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ पोज़ीशन आ जाए जिसमें प्रिपरेशन ना हो क्योंकि अनीश गिरी बहुत ही अच्छा प्रिपेयर करके आते हैं मोस्टली, राइट? तो C5 खेला यहाँ पे, नाइट टू D2, नाइट F6 एंड G3। अब मेरे हिसाब से वो इंग्लिश स्ट्रक्चर्स के लिए जा रहे हैं जिसमें वो बिशप G2, नाइट F3, शॉर्ट कैसल और मे बी फ्यूचर में C4 खेलें। मैं ये सोच रहा था जब मैंने गेम देखा था तो। नाइट C6 खेला, हालाँकि अनीश गिरी ने बहुत ही नेचुरल मूव्स दिया, नाइट C6 खेला। वो कुछ भी ज़्यादा ओवर ट्राई नहीं कर रहे थे, उनको पता था सॉलिड चेस खेलो और सिर्फ ड्रॉ ही चाहिए इस पोज़ीशन में, राइट? तो बिशप G2 खेला, E5
एंड देन E4। अब यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट मोमेंट था, हालांकि हम देखें तो यहाँ पे ब्लैक जो है C4 खेल के भी ट्राई कर सकता था, जिसमें मे बी अगर D4 आता भी है तो आप नाइट F3 खेल के बाद में शॉर्ट कैसल और A3 B4 ये सब ट्राई कर सकते हो, राइट? लेकिन उसमें ये बिशप सही जगह पे नहीं है। जनरली ये बिशप फिर अगर D4 आ चुका है तो फिर बिशप B2 पे इतना अच्छा नहीं होता है। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें ब्लैक ठीक लग रहा है, राइट? लेकिन फिर भी जो गेम में वो उससे तो अच्छा ही होता मुझे लग रहा है, राइट? तो E4 खेला, डी इंटू E4, डी इंटू E4, बिशप E6। नाइट C4 को रोक रहे हैं वो। ये एक स्क्वायर है, लेकिन आप अगर C4 खेलोगे तो व्हाइट ब्लैक को भी D4 मिल जाएगा, तो बहुत अच्छा लग रहा है उनके लिए। नाइट G3 खेला, क्वीन C7, E5 को बचाना जरूरी था, शॉर्ट कैसल किया, बिशप E7। हालांकि यहाँ पे पहले वो रूक D8 खेल के फाइल ले सकते थे, बट ठीक है, जैसे मैंने बोला गणेश गिरी बहुत ही सॉलिड खेलने की कोशिश कर रहे थे, खासकर इस गेम में, राइट? तो वही है, बिशप E7 के बाद यहाँ पे नाइट C4 खेला और व्हाइट अभी ये चांस ले रहा है कि चलो अगर आप इसको मार देते हो तो D4 स्क्वायर बन जाएगा, जिसमें मे बी आप मैन्यूवरिंग करके कोई पीस बिठा सकते हो। इवन कभी-कभी रुक भी बिठा सकते हैं, भले आपका एक्सचेंज मर जाए, राइट? नाइट C4 खेला यहाँ पे, रुक टू D8 फाइल ले रहे हैं पहले। बोर्ड पे जो ओपन एकमात्र फाइल है उसको ब्लैक ने ले लिया है। क्वीन B1 ये मुझे बहुत ही डूबियस लग रहा था, बिकॉज़ अ, अगर आपको क्वीन ऐसे मोमेंट पे मतलब ऐसा खेलना पड़े तो बहुत ही मुश्किल वाली बात लगी, क्योंकि क्वीन एक्टिव नहीं रहेगा तो अच्छी बात नहीं रहेगी आपके लिए। मेबी क्वीन E2 को हो ये रहा था कि नाइट D4 आ रहा था और अगर आप इसको मारोगे तो वो अच्छी बात नहीं है, राइट? तो इसलिए ये एक उनकी बात थी इसमें। सो मे बी वो ट्राई कर रहे हैं कि नेक्स्ट मूव E3 आके फिर कंट्रोल करें और बाद में नाइट जो है वो इसको E3 D5 आ सकता है, राइट? ये एरो अच्छा नहीं था। तो क्वीन B1 के बाद वही है कि बिशप टू C4 मार दिया मनीष गिरी ने और कैंसल नहीं किया, और अब वो बराबर पोजिशनली डिसीजन ले रहे हैं, राइट? बी इंटू C4 मारा, शॉर्ट कैंसल। ब्लैक बहुत ही हैप्पी है ओपनिंग के बाद, बहुत ही सही जगह जा रहे हैं वो, क्योंकि उनको पता है कि मुझे बहुत ज्यादा ओवर ट्राई करने की जरूरत नहीं है, व्हाइट को जीतने के लिए खेलना है। रूक E1 खेला, E4 को प्रोटेक्ट किया, नाइट E7। फ्यूचर में अब ये जो नाइट है वो घूम के कहीं E6 D4 भी आ सकता है। हालांकि C3 आ रहा है, लेकिन ये बिशप बंद हो जाएगा और नाइट A5 को C4 आप अटैक कर सकते हो, राइट? तो बिशप खेला, C4 को प्रोटेक्ट किया, नाइट D4। अब यहाँ पे बहुत जरूरी था कि अगर ये रियलाइज हो गया कि मिस्टेक हो गई है तो वापस आ जाओ और फिर कंटिन्यू कर सकते हैं आप, क्योंकि इसको मारने का मतलब है ये पोजीशन वैसे ही बहुत ज्यादा खराब होने वाली है, राइट? तो यहाँ पे और एक मिस्टेक कर दिया उन्होंने, नाइट D2 खेला। आई थिंक वो बहुत ही फास्ट खेलने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ही हड़बड़ाहट में थे कि यार पहला गेम में कैसे हार गया पीस अप होते हुए भी, राइट? तो वो शायद वो हैंडल नहीं कर पाया ईएन ने को, और नाइट D2 एक बहुत ही भारी भूल थी, क्योंकि उन्होंने शायद नोटिस नहीं किया कि बिशप G5 आ रहा है। एंड आई थिंक इस मूव के बाद ये गेम बहुत ज्यादा कंट्रोल में आ गया था ब्लैक के, क्योंकि उनको बिशप इंटू D4 मारना पड़ा। अदरवाइज होता ये था कि अगर आप नाइट रिमूव करते हो तो नाइट F3 चेक में ये मर रहा है, रूक D1 आप खेल नहीं सकते हो क्योंकि सिंपली चेक में रुक मर जाएगा आपका फोर्क में, राइट? तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, तो नाइट D2 को उन्होंने खेला, बिशप G5, बिशप इंटू D4, बिशप इंटू D1। दिक्कत ये है कि आपका बिशप मर रहा है और इधर रुक मर रहा है, तो ये खेला, इसको C इंटू D मारा, जैसे रुक इंटू D मारा। अब आप देखो जैसे ही नाइट C5 आ गया तो ये गुड नाइट वर्सेस बैड बिशप जो है, ये बिशप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप D3 पे मेंटेन भी करते हो तो वो एक बिग पॉन से ऊपर कुछ नहीं होने वाला है, राइट? तो नाइट C5 खेला यहाँ पे, बिशप टू D3, रूक D6। अब ब्लैक का आइडिया बहुत क्लियर है कि इस एरिया में जाओ और ये जो वीकनेस है इन सबको प्रॉब्लम्स क्रिएट करो, राइट? हालांकि ये पोजीशन अभी व्हाइट को जीतने के लिए बहुत ही कम चांसेस, मुझे नहीं लगता व्हाइट कहीं से जीत सकता है ये गेम। लेकिन रुक D6 को रुक E2 खेला, रुक टू A6, क्वीन C1, कोशिश कर रहे हैं वो कि इसको पुश कर पाए, राइट? तो रुक A5 खेला यहाँ पे, A4 सॉरी, ब्लैक ने, क्वीन टू G5, F6, बहुत ज्यादा सॉलिड रख रहा है पूरा पॉन चेन, देखो हर चीज प्रोटेक्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रुक A4 का आइडिया ये है कि क्वीन A5 आके A2 को पकड़ के रखेंगे वो, तो वीकनेस को बराबर टारगेट कर रहे हैं वो। क्वीन H5 खेला, रुक टू A3, अब D3 मर रहा है, इधर हर मूव पे कुछ ना कुछ थ्रेट दे रहे हैं, ये अच्छी बात है यहाँ पे ब्लैक के लिए, राइट? तो यहाँ पे खेला उन्होंने रुक D2, फिर से क्वीन A5, अब फिर से अटैक है, तो हर बार इसको रोक रहे हैं, राइट? इनडायरेक्टली रुक D1 खेला एंड देन रुक इंटू A2, एक पॉन मार दिया। यहाँ पे अगर आप एक्सचेंज करोगे तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जनरली आप अगर डाउन हो मटेरियल वाइज तो आप अगर एक्सचेंजेस करेंगे तो आप हारने ही वाले हो, राइट? सो ये बचा लिया उन्होंने, रुक B1, क्वीन C7, और फिर से उन्होंने F4 रोक दिया, राइट?
रुक F1 खेला, F4 ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत अच्छा मूव खेला रुक A5। अब प्रॉब्लम ये है आप F4 नहीं खेल सकते हो बिकॉज़ टेक्स और नाइट इनटू D3 आ रहा है क्योंकि A फाइल में जो रैंक है 5th रैंक उसमें प्रॉब्लम था, राइट? तो रूक ए5 से इनडायरेक्टली वो F4 को रोक रहे हैं। व्हाइट ने खेला क्वीन G4, F4 ट्राई करने के लिए रुक ए3 और अब वो इस पॉन को मारने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो F4 खेला, यहाँ पे मार दिया पॉन उन्होंने, टेक्स एंड देन फाइनली नाइट इनटू D3। जो पॉन थी वो भी मार लिया, C इनटू D3, रुक इनटू D3 एंड देन फाइनली अब C4 भी मर रहा है इसमें। व्हाइट ने खेला यहाँ पे E5। अब यहाँ पे मे बी E6 खेल के कुछ ट्राई कर सकता है व्हाइट इस पॉन के थ्रू, लेकिन अनीश गिरी ने यहाँ पे बहुत ही सॉलिड वो खेला रूक E3, राइट? और वो इसको टारगेट कर रहे हैं क्योंकि अगर आप इसको मारोगे तो वो रुक से भी मार सकते हैं और 7th रैंक जो है वो अच्छी खासी कंट्रोल में क्वीन के कारण। तो यहाँ पे क्वीन G2 खेला, B7 मर रहा है, क्वीन C6। अब यहाँ पे भी कोई चांस नहीं दे रहे हैं। बोलते हैं ना लास्ट रिसोर्स जो है अपोनेंट का, अगर आप उसको किल करते होंगे तो वो पोज़ीशन आराम से जीत जाओगे, रादर देन कि आप जाओ इस पॉन को मारो और चैलेंजेस क्रिएट करो अपने लिए, राइट? तो क्वीन C6 खेला यहाँ पे, क्वीन D5। अब क्वीन एक्सचेंज होने के बाद ये रुक एंडिंग जो है बहुत ही क्लियर कट बेटर लग रही है ब्लैक को। तो क्वीन इनटू D5 मारा, C इनटू D5, पॉन टेक्स पॉन। अब ऑलरेडी ब्लैक जो है वो 2 पॉन अप है और आराम से वो पोज़ीशन कंटिन्यू कर सकता है, राइट? रूक इंटू B7 खेला, यहाँ पे पॉन टेक्स पॉन, रुक C1। व्हाइट का आइडिया कि कहीं से ये रुक 7th रो में आया और इधर कुछ चांसेस क्रिएट हो, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है क्योंकि ये पॉन तो बड़ी आसानी से निकल रही है आगे, राइट? उन्होंने पॉन पुश किया, अब आप रुक C7 नहीं आ सकते क्योंकि चेक आ रहा है, इधर आए तो ये आ रहा है और ये लॉस्ट है, राइट? तो रुक C1 को F3 खेला, किंग F2 चेक, किंग F1 खेला और यहाँ पे भी बहुत अच्छी मूव खेला उन्होंने रुक E5, राइट? अब ये मर रहा है और फ्यूचर में अगर आप इधर आते भी हो तो ये आ रहा है और इसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं और इस पॉन की कोई वैल्यू नहीं है गेम में। तो यहाँ पे खेला उन्होंने रुक C7, रुक G5, H4, रुक G2, कोई चांस नहीं था कि इधर जाके इसको दे दो, मतलब जरूरत नहीं है कोई भी, राइट? किंग F2 खेला, चेक एंड फाइनली आफ्टर किंग F1। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि रुक वापस लेंगे तो शायद वो फिर से किंग F2 आने वाले हैं, लेकिन अनीश गिरी ने यहाँ पे सिंपल मूव खेला F2 और यहाँ पर रिजाइन करना पड़ा इयान नेपो को और इसी के साथ वर्ल्ड जो चैंपियनशिप थी वो अनीश गिरी ने जीत लिया और इतनी स्ट्रॉन्ग टूर्नामेंट थी ये, मतलब वैसिलिसो से लेकर मैग्नस कार्लसन, लिवन एरोनियन सब शानदार खिलाड़ी खेल रहे थे, राइट? तो उनके रहते हुए अनीश गिरी ने जीत लिया, ये बहुत बड़ी बात है और खासकर टाई ब्रेक में दोनों गेम जीतना बहुत ही अच्छा लगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है, अगर आप मारोगे तो सिंपली यहाँ पे क्वीन बन रहा है और अगर आप किंग G3 आते तो आई थिंक चेक, किंग टू H3, रुक F3 मेट हो रहा है और कोई रीज़न नहीं था उसको कंटिन्यू करने का, राइट? आपको पता है कि मेट होने वाली है उसमें, बशर्ते कोई इंटरनेट का कोई डिस्कनेक्ट ना हो जाए या कुछ ना हो जाए, राइट? लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने शानदार गेम खेले और नेशडेफ को बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ किया। फाइनल्स में तो उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में बहुत ही बढ़िया गेम्स खेले थे। मज़ा आ गया, मुझे उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा इन दोनों गेम से। अगर आपको लगता है इस टूर्नामेंट में और भी गेम है, तो हम देख सकते हैं और उसके बाद हम जो बाकी सीरीज़ है, ओपनिंग सीरीज़ या ट्रैप्स एंड ट्रिक्स वाली, वो भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और एक और गेम मैंने अपलोड किया था वैसिलिस और एरोनियन, वो आप ज़रूर देखना, बहुत ही शानदार गेम था। बाय, थैंक यू, मिलेंगे बहुत जल्दी।